जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल थोड़ा सिंहगढ़ हमारे नज़दीक का जो गढ़ है वहाँ पे गया था, क्योंकि 15 जून को, अगले इतवार को, छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है। तो उस कार्यक्रम के लिए सिंहगढ़ जाना जरूरी था, तो सिंहगढ़ गया था, इसलिए कल पॉडकास्ट मेरा नहीं हो पाया, क्षमा नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात मैं आपसे सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज का जन्मदिन और संभाजी महाराज का जो वीर बलिदान है, अमावस के दिन आप जरूर आपके यहाँ पे मनाएं। विश्व हिंदू परिषद आपके इलाके की जहाँ होगी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सारी मदद कर देंगे। जय श्री राम। 22 नवंबर 1760 को जनकोजी और गिलचो में घमासान चला। उसमें सूर्यास्त के बाद मराठा विजय के शंखनाद से उस दिन शिविर लौटे। इसमें बलवंतराव मेहेंदड़े ने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया। सबसे अग्रिम पंक्ति में वो जाकर खड़े हो गए। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने असामान्य पराक्रम अपने मावड़ों को दिखाया। मराठों के मन में जो अब्दालियों के तोपों का डर था, वो डर उस दिन बलवंतराव मेहेंदड़े ने मावड़ों के मन से निकाला है। बलवंतराव इस युद्ध में छाती पे गोली खाके वीर मरण को प्राप्त हुए। बलवंतराव उर्फ रामचंद्र गणपत मेहेंदड़े। मित्रों, इनका सदाशिवराव भाऊ के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई लेख मिले तो आप समझ जाओ कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि ना पेशवा खानदान से कोई रिश्तेदारी थी, ना भाऊ की जो पत्नियां थी। भाऊ की पत्नियां थी, एक थी उमाबाई, दूसरी थी पार्वतीबाई। ये दोनों पत्नियों के मायके से भी रिश्तेदारी बलवंत मेहेंदड़े की नहीं थी। इनफैक्ट बलवंतराव मेहेंदड़े नाना फडणवीस की जो माता थी, उसके मायके की रिश्तेदारी से वो संबंध रखते थे। बाकी कुछ इतिहासकारों ने मनगढ़ंत कहानियां लिखी हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा पंत के बारे में। 3 पत्रों में मित्रों आपने पंत के मृत्यु के बारे में सुना, मैंने भी सुना कि भाई अलग अलग पत्रों में उनकी अलग अलग दिशा में उन्होंने कैसे रोका, क्या हुआ, लेकिन सबकी एक राय मात्र ये थी कि पंत का जो सर था वो भाऊ के पास भेज दिया। दरअसल मैंने कहा था कि रसद तोड़ने के काम में ये बुंदेलखंडी हमारे सब मराठा रोहिल्ला के पीछे लगे हुए थे। जाते जाते मेरठ के पास रसद तोड़ते समय उनको 5-7 गिलचों ने घेर लिया। 5-7 हजार गिलचों ने घेर लिया। मेरठ के पास बताते हैं, एक्चुअली वो जगह है आज का गाजियाबाद, गाजीउद्दीन नगर, क्योंकि ये नगर गाजीउद्दीन खुद वजीर ने 1739 में ही बसाया था, हिंडन नदी के किनारे। वो वही हिंडन नदी है जहाँ पे वो, क्या बोलूँ उसको मैं, वो नहीं उतरा था हिंडेनबर्ग के समय। एक हमारा पत्रकार है लाविश, है ना, लालची कुमार, वो हिंडन नदी में जो उतरा था ना, और वो जो नाटक किया था, वही हिंडन नदी। आज का गाजियाबाद उस समय गाजीउद्दीन नगर कहलाता था। तो मेरठ के पास गाजियाबाद के यहाँ रसद तोड़ते समय 5-7 हजार गिलचों ने पंत पर हमला किया। पंत का सिर भाऊ को पानीपत अब्दाली ने भेज दिया।
तारीख थी माघ शीर्ष शुद्ध 15, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को पंत को देवाज्ञा हुई। वैसे पंत जैसा भाऊ ने निर्देश दिया था रसद तोड़ने के काम में जुट गए थे। यहाँ शाहवल्ली का एक भतीजा था। शाहवल्ली का भतीजा शिकार करने के बहाने ये 10,000 की मोमिन फौज लेके पंत के पीछे चला गया। 70-80 किलोमीटर की दौड़ लगा के गाजियाबाद के पास उसने पंत को घेरा। कुछ गिलचों की टोली होलकरी निशान लहराते पंत के शिविर के पास आए। सर्वप्रथम पंत चौके। भला होलकर इस समय यहां कैसे? क्या उनको क्या काम रहा होगा, क्योंकि होलकर तो कायदे से भाऊ के साथ पानीपत में थे। ऐसे ही प्रश्नार्थक चेहरे से पंत शिविर के बाहर आए। गिलचे बिल्कुल कुछ कहे सुना बिना कहे सुने शिविर में मारकाट करने लगे। शाम का वक्त था। मराठों को अंदाजा भी नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, लिहाजा भगदड़ मच गई। वहां पे कुछ देरी के बाद मराठे संभल गए और लड़ाई करने लगे, लेकिन तब तक उस लड़ाई में मोमिन हावी हो गए थे। पंत और उनका लड़का दोनों घोड़े पे बैठे थे। वहां थोड़ी दूर लड़ते लड़ते पंत चले गए, लेकिन आगे घोड़े से जमीन पे गिर गए। यहाँ पे गिलचों ने समय न गवाते हुए उनका सर कलम कर दिया। सर लेके एक टोली अब्दाली के शिविर दौड़ती हुई निकल गई। उस दिन मित्रों बुंदेला के 2 से 2,500 बुंदेलखंडी मराठे धराशायी हुए। 2 दिन अब्दाली ने पंत का सर 2 दिन के बाद भाऊ के पास भेज दिया। उसके पुत्र के नाम भाऊ का एक पत्र है जो पहुंचा है, क्योंकि ये सांत्वन पर पत्र है। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि अब्दाली के किसी काम का ये पत्र शायद था नहीं, इसलिए अब्दाली ने इस पत्र को जाने दिया है। अब इस घटना से रोहिला खंड में हलचल मच गई। हमारे रोहिला खंड के चवन्नी छाप अब निर्धास्त हो गए, क्योंकि उनका सबका जो मेन डर था 15-20 साल का गोविंद पंत बुंदेला, वो डर अब चला गया था। काशी राय, जिसने हिंदी में बखर उर्दू में बखर लिखी है, यहाँ पंत की खुलकर तारीफ करता है। काशी राय ने लिखा है कि मराठी रसद तोड़ने में उस्ताद थे। दिन भर ये लोग झुंड में, गांवों में, कस्बों में घूमते रहते थे। जहां भी लकड़ी, घास, अनाज जो भी मिला, जितना भी मिला, उठा के लौट आते थे। गांव में कई कबार तो मस्जिद में भी ये लोग गए हैं। पंत के मृत्यु के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। वहां पानीपत में भी भाऊ हर प्रकार की कोशिश तो कर ही रहा था। मैंने परसों आपको सुनाया था। घास लाने के लिए अब 800 से 1000 मराठों की टुकड़ी घास लाने के लिए जाने लगी। बताइए क्यों? क्योंकि घास सुरक्षित शिविर पहुंचना जरूरी था। अब वहां के कुछ गुर्जर थे, कुछ लमाणी थे, कुछ मीणा जात के थे। उनके प्रमुखों से भी मराठों की तरफ से संपर्क किया जाने लगा। बेलपत्र और जल ये 2 चढ़ा के उनसे संकल्प भी करवाया गया। कुछ स्थानिकों ने ये किया भी है, पर लगता है ये संख्या बहुत कम, यानी मुझे तो लगता है ये दहाइयों में होगी बस। लेकिन जिन्होंने मदद
मराठों की उनका उचित सम्मान भाऊ ने किया है, इसका स्पष्ट उल्लेख कागजातों में मिलता है। जहाँ तक ये जंगल वाला पश्चिम दिशा का मार्ग था ना, मेवात की तरफ, वो लगभग खुला हुआ था। हाँ, थोड़ी सी मैंने जैसे कहा मेवात की तरफ, क्योंकि मेवात भी पश्चिम की तरफ ही आता है। पानीपत से थोड़ा नीचे जाओ, दाईं हाथ को देखो, मेवात आपको दिख जाएगा। लेकिन वो मार्ग तकरीबन खुला हुआ था। अब अब्दाली ने वहाँ पठानों को भी भेजा था, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो रास्ता भी अब मराठों के लिए बंद हो गया था। अब्दाली ने रोहिलों की फौज पश्चिम की ओर भी भेजी थी। सारी अब दिशाओं में पठान फैले हुए थे। पानीपत और आसपास के 15-20 किलोमीटर परिधि में भाऊ अब जकड़ने लगा था। मावड़े जहां जाते, पठान उनका रास्ता रोकते। ये सामान्य परिस्थिति उस दिनों की हो गई थी। रोहिले तो स्थानिक थे, उनको सारे मुसलमान उम्मियत की सपोर्ट थी। तो राजस्थान, हरियाणा, पानीपत का पश्चिम क्षेत्र, पंजाब से सटे इलाके, ये सारे रोहिलों को तो नए नहीं थे, क्योंकि वो घूमे हुए थे। मराठे इन सभी इलाकों के रास्तों से पूरी तरह अनजान थे। वह पानीपत में सदाशिवराव भाऊ की तिजोरी खाली होने लगी थी। सरदारों ने भाऊ को अपना वैयक्तिक जो उनकी मिल्कियत थी वो भी खर्च करने के लिए दे दी। स्वतः भाऊ ने परिवार का सोना बेचा। भाऊ ने बेचा तो कुछ सरदारों ने भी बेचा। परिवार का सोना बेच के रुपयों के सिक्के बनाने के लिए टांगसाल भी पानीपत के पास शुरू हो गई थी। ये हाल हो गया था। बादशाह की मोहर तो पहले से इनके साथ थी। तो बादशाह के मोहर के साथ अब भाऊशाही, जनकूशाही और मल्हारशाही, ये 3 अक्षर मोहर में जोड़े गए। दुर्भाग्य है कि ये नए सिक्के भी मित्रों दिसंबर खत्म होते होते 10-12 दिनों में खत्म हो गए। पानीपत में जो भी कुछ शहर में, गांवों में, पानीपत के तालुके में जितना भी कुछ बचा कुचा था, ये सभी मराठों ने ऑलरेडी उठाया था। आसपास के 20-25 किलोमीटर परिधि में अब कुछ नहीं बचा था। मराठों ने रात में अब्दाली के शिविर में भी छापा डालना शुरू किया। पानीपत से आप अगर मित्रों बीकानेर जाओगे तो आपको आज भी बबूल जैसे जो कांटेरी छोटे छोटे क्या कहते हैं उसे, झाड़ी कहेंगे, छोटे छोटे झाड़ आज भी दिख जाएंगे। लेकिन उस वक्त इन झाड़ों का बहुत बड़ा जंगल था, क्योंकि सबको मालूम है जैसे पानी की मात्रा कम होते जाती है, जहाँ सबसे कम है वहाँ पे ये बबूल जैसे जिनके कांटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे झाड़ निकल आते हैं और पेड़ की ऊंचाई भी कम होने लगती है। ये हमको सबको पता है, क्योंकि पानी कम हो जाता है तो पानी में जीवित रहने की क्षमता वाले जितने भी पेड़ हैं वो उगने लगते हैं। सामान्य है, आज भी जाओगे बीकानेर रोड पे, पानीपत से बीकानेर जाओगे तो आपको वो जंगल दिख जाएंगे। जंगल नहीं है, थोड़े बहुत तो पेड़ दिखते हैं, लेकिन उस वक्त जंगल होगा। यार मैं बबूल छोड़ के सब बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द कैक्टस जैसे होते हैं ना, बस वही। 1760 में मित्रों इन पेड़ों के बहुत बड़े इलाके में जंगल थे। अब पठान भी वहीं थे, क्योंकि माधो सिंह का पठानों के साथ मित्रत्व का ये था, स्नेह था, है ना, पहले हमने कहा है, वहाँ बताया है।
और इस पानीपत के युद्ध से माधो सिंह का कुछ लेना देना भी नहीं था। उसने तो मराठों को समूल नष्ट करने के लिए यहाँ अब्दाली को रेड कारपेट डाल के भारत बुलाया था। यह मैंने बताया है। रोहिला तो जैसे माधो सिंह के अत्यंत प्रिय बाल सखा स्नेही जैसे थे। तो उसके तो घर के ही थे, तो बीकानेर में भी पठानों को कोई रोक टोक नहीं थी। उन्हें माधो सिंह के इलाके में कहीं भी कुछ भी अवरोध हुआ ही नहीं है। हाँ, बीकानेर का और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र भले माधो सिंह के अंडर नहीं था, माधो सिंह के आधिपत्य में नहीं था, लेकिन ये तो था कि वो तो राजपूताना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो वहां भी माधो सिंह की ही चलती थी। और यहाँ पानीपत से आगे सहारनपुर से बागपत तक जो यमुना तट है वो यमुना तट पे जाना या यमुना तट यहाँ से पार करना मृत्यु को आमंत्रण था। तो मराठा वो उस बाजू भी पूर्व दिशा में भी नहीं जा सकते थे। 22 दिसंबर के पास बाद में पंत अब नहीं रहे थे। गोपालराव गणेश बर्वे और पंत का पुत्र ये दोनों जैसे पंगु हो चुके थे। नारोशंकर दिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। एक वो मुगल सेना इधर उधर रोहिला खंड में भेजी, लेकिन जहां भेजनी चाहिए थी वहां पे नारोशंकर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीच में पठान बैठे थे। भाऊ ने नाना को मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा वो जितने भी पत्र थे वो बीच में ही गायब हो रहे थे। मराठों का बहुत बुरा हाल मित्रों शुरू हो गया, लेकिन मराठों ने अपना धैर्य, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। 22 नवंबर के बाद भाग जाने वाले, जनान खाना को काटने वाले जो विकल्प अब्दाली ढूंढ रहा था, यहाँ मराठों के बाजू में या मराठों की छावनी में इतने लज्जास्पद और लांछनास्पद विकल्प के बारे में कोई मराठा नहीं सोच रहा था। हाँ, उसके बारे में चर्चा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये है कि जोहर की चर्चा वहां के महिलाओं में अवश्य हुई थी। धन्य हो हमारी सनातनी माताओं की। हाँ? एक क्षण उनको लगा, एक क्षण में उत्तर दिया कि हमारा विकल्प क्या है। एक क्षण लगा सिर्फ। धन्य है। बाहर कुछ ऐसे मराठी सरदार भी थे छोटे मोटे, जो स्वार्थी जरूर थे, जिन्होंने भागने की तैयारी की, और रात होने के बाद में वो भागने भी लगे, लेकिन बाहर चट्टान की तरह उनको बीच में खड़ा मिला इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान ने अपने तोपों का जो मुंह था तो वो पूरा मुंह उनकी दिशा में मोड़ लिया। वो उनको इशारा था। बोला चाली क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे तोप का मुंह इब्राहिम खान ने उनकी ओर मोड़ दिया, सब शिविर में वापस उल्टे लौट गए। अच्छा, मजाक देखिए, शुजा अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी सुलह करने की, संधि करने की कोशिशें लगातार करता रहा है। एक बाजू अवध के ये 30,000 मुजाहिदीन उसने अब्दाली को भेजे थे, मैंने आपको बताया था, और दूसरी ओर अभी दिसंबर के आखिर में श्रीमंत करके अलतकैया भी उसका चालू था। बताइए कि कितना हरामी होता है ये, वो खूनी हरामी है। हाँ, मल्हारबा तो 3 साल से संधि करो रट लगाए हुए थे, चाहे राजपूत हो, शुजा हो, नजीब हो या अब अब्दाली।
फंडा मल्हारबा का क्लियर था। लड़ना है, गुरिल्ला वॉर करो, छापामारी युद्ध जो कहते हैं वैसे करो, या फिर संधि करो, बस। बखरकार भाऊ के बारे में भी लिखता है, स्वयं रघुनाथ यादव लिखता है, दुराभिमानास प्रवर्तले महंगाई फार, माणसे घोड़ी खायला उठली। ये रघुनाथ यादव का लिखा हुए शब्द है। दुराभिमानास प्रवर्तले महंगाई फार, माणसे घोड़ी खायला उठली। अब्दाली भी अचंभित हुआ। अपने सरदारों से मराठों की स्थिति जानकर अब्दाली कहता है कि बस 1-2 दिन में मरहट्टा घुटने पे आएंगे। ये अब्दाली के शब्द है। मुझसे अपनी जान की भीख मराठा मांगेंगे। ये जो कहानी लिखी है, इसके 8 दिन के बाद लिखा है कि उसका अपने सरदारों से प्रचंड वाद हुआ। हम मित्रों सोचेंगे क्यों हुआ होगा इतना वितंडवाद, ये डेस्परेशन, ये डिप्रेशन, ये किसकी थी और क्यों थी? सोचने वाली बात है, क्योंकि 8 ही दिन हुए। 8 दिन पहले अब्दाली ने कहा था कि बस 1-2 दिन में मरहट्टा घुटने पे आएंगे और मुझसे अपनी जान की भीख मांगेंगे। 8 दिन के बाद प्रचंड विवाद हुआ होगा। अपने अफगानी से तो नहीं हुआ होगा, ये अपने रोहिला और शुजा के मुजाहिदीन से हुआ होगा। मुझे समझ जो आता है इसका उत्तर ये है कि अब्दाली के सामने जो शत्रु खड़ा था वो पेड़ के पत्ते खा रहा था, है ना, पेड़ के रूट्स खा रहा था, लेकिन यमुना का पानी पीकर अब्दाली के सामने सीना तान के खड़ा था। है? इसके लिए और अगली रणनीति के लिए शायद इनमें चर्चा हुई होगी और वाद हुआ होगा। यहाँ अब इब्राहिम खान को भी उम्मियत, इस्लामियत का पाठ अब्दाली पढ़ाने लगा। उसे अपने बाजू करने का एक दुर्बल अंतिम प्रयत्न अब्दाली ने करके देखा। अब्दाली ने, मैंने बताया आपको, पीछे 3 महीने से अब्दाली इब्राहिम खान के पीछे पड़ा था। उसने खुलेआम 2-3 बार अपने यहाँ पे दिल्ली में, लाहौर में, ये तो खुलेआम कहा है कि इब्राहिम खान जैसा रणधुरंधर, उसके जैसा बुद्धिवान मेरी तरफ होना चाहिए। अगर ये मेरी तरफ होता तो मैं ईरान के शाह का चुटकी में अंत कर देता। यह अब्दाली के शब्द है इब्राहिम खान गारदी के लिए। दोनों पठान थे। दिसंबर की आखिर में अब्दाली भी 2 महीने के इस छापामार युद्ध से ऊब गया था, जो असल में उसके लिए युद्ध वो था ही नहीं। उस युद्ध से वो ऊब गया था। मित्रों, अगर नजीब न होता तो ये न केन प्रकारेण शुजा और अब्दाली इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाना चाहते थे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो शत्रु मित्र कुछ नहीं देखता, है ना। पैसा तो निकल ही जाता है। तो दोनों का पैसा वहां इतनी सारी फौज के पीछे बह रहा था, निकल रहा था। दोनों सेनाएं तुल्य बल थी, लेकिन अचानक हमला करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि दोनों के पास उनकी संरक्षण पंक्तियां जो थी वो अब बड़ी मजबूत थी, और ये दोनों को पता चला था इस 2-2.5 महीने में। अब मित्रों, ऐसा वक्त आया था कि दोनों तरफ से गद्दारी की आशा भी दोनों को नहीं रही थी। ये मजेदार बात है कि दोनों समझ चुके थे कि भाई अब सामने वाले से गद्दारी संभव नहीं है।
दोनों ने अनंत प्रकार के प्रयत्न करके देख लिए थे। भूखमारी की वजह से मराठों के सामने मित्रों एकमात्र विकल्प बचा था अंतिम क्षण तक, खून के आखिरी कतरे तक युद्ध करना। वंदे मातरम।